जो लोग आज तक ये मानते रहे हैं कि आरएसएस एक नितांत गैर राजनीतिक संगठन है और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो आज सच्चाई कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं कि राजनीति में आरएसएस ने ले ली है खुली एंट्री। जो इस जिंदा मक्खी को निगलने को तैयार हैं वो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, और जिन्हें सच्चाई देखनी है वो आगे वीडियो में बने रहें। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लेकर आपका फेवरेट शो। तो आरएसएस ने जिस थोक भाव में पिछले 7-8 साल में अपने अनुवांशिक संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्या भारती वगैरह 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 सबके लोगों को भाजपा की सरकारों और सरकारी पदों पर बैठाया है, उसके बाद में उससे तुरंत एक जरूरत महसूस हुई कि उसकी कहीं छवि खराब ना हो जाए, आरएसएस के लोग सरकार में घुस के सरकारी पदों में बैठकर मलाई ना खाने लग जाएं। तो ऐसे में उसने एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया। अब जब मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया तो आरएसएस है बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ठीक है, रजिस्टर्ड संस्था नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड बहुत है, काम बहुत तरीके से करते हैं। और तब उन्होंने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए, इतने जो भी मंत्री थे और जो भी सरकारी पदों पर बैठे थे। अब जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही थी तो आरएसएस ने सोचा क्यों ना लगे हाथों भाजपा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं उनका भी आकलन कर लिया जाए। तो इसके लिए बाकायदा पैरामीटर्स डिसाइड हुए। पैरामीटर्स क्या थे आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज से पहले आपने सुने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में जानते हैं। आरएसएस ने अपने मुख्यमंत्रियों के लिए जो पैरामीटर्स डिसाइड किए उनमें सबसे पहले था गवर्नेंस, दूसरा था अपनी ईमानदार छवि और अपने पारदर्शी कामकाज के प्रति सचेत होना, तीसरा था पार्टी संगठन के साथ समन्वय, चौथा था ब्यूरोक्रेसी के साथ कोऑर्डिनेशन, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात अपने प्रदेश को लेकर आगे तक का विजन और उसको कार्यान्वित करने की दशा और दिशा। अब आप ये सारे पैरामीटर्स सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे, अरे हां, हमारे प्रदेश का यानी आसाम का सीएम, यानी छत्तीसगढ़ का सीएम, उत्तर प्रदेश का सीएम, राजस्थान का सीएम, महाराष्ट्र का सीएम, यहां तक कि जो सुदूर प्रांत है उनके सीएम भी कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। ये सब के सब आरएसएस के पैरामीटर्स में पास होने के लिए एक जैसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस यूं बेवकूफ बनने वालों में नहीं है। आरएसएस ने न केवल पैरामीटर्स बनाए, इन सबको जांचा, उसका नतीजा भी निकाल दिया। तो अब आप सोचिए कि इस लिस्ट को टॉप किसने किया है। न आप में से जो लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि इस लिस्ट के टॉपर हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो आप गलत हैं, क्योंकि इस लिस्ट को टॉप किया है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थक नाराज ना हो, क्योंकि सेकंड नंबर पर योगी आदित्यनाथ ही आए हैं, पर तीसरे नंबर पर सबको झटका देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी जगह बनाई है। अब मैं आपको चौथा, पांचवा, छठा बताऊं उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि एवरेज नंबर लाने वालों में ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को एवरेज नंबर मिले हैं, मतलब सिंपली पासिंग मार्क्स। तो अब किसकी भैंस गई पानी में? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की भैंस गई पानी में। आरएसएस ने बहुत कड़े और तगड़े सवाल उठाए हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर, और उनकी जो कार्यशैली है उस पर सख्त ऐतराज जताया है। यह सिर्फ कोई जबानी जमा खर्च नहीं हुआ है। हमारे सूत्र बताते हैं कि आरएसएस ने बाकायदा रिपोर्ट कंपाइल की है और बीजेपी के टॉप बॉसेस को दे दी है। अब टॉप बॉसेस को साथ में एक नोट लिख कर दिया गया है, हमारे अनुसार ये लोग लायक और ये लोग नालायक हैं। अब आप राजनीतिक दृष्टि से तय कीजिए कि किस मुख्यमंत्री को आप कब तक झेलेंगे और कब बदलेंगे। तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। अभी तक आपने आरएसएस वाला रुख देखा, तस्वीर का दूसरा रुख है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का। उन्होंने क्यों आरएसएस का इतना ज्यादा दबाव स्वीकार किया या इतनी ज्यादा नियुक्तियां आरएसएस के कहने से की? आप देखेंगे विगत 12 साल में भाजपा के कई नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई मुख्यमंत्री थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वंशवाद के आरोप लगे। कर्नाटक के केस में हुआ, हाल ही में तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तो इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पर करप्शन की बड़ी बड़ी रिपोर्ट छप गई। तो ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 10-12 सालों से मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन ना होना। तो नागपुर इस पर मोदी और शाह से सवाल पूछता था, तो इसका एक बहुत आसान रास्ता निकाला गया। बहुत सी नियुक्तियां आरएसएस के कहने से कर दी गई, इस उम्मीद में
कि देर सवेर ये लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो फिर ऐसे में आपसी हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। लेकिन नागपुर वर्सेस गुजरात की लड़ाई में, जो कि आज तक गुजरात जीतता रहा है, अब छटपटाहट है कि कैसे भी नागपुर वापस से कंट्रोल सीज करे। यह संयोग मात्र नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो नागपुर भी एक प्रमुख शहर था जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। क्या आपको लगता है कि नागपुर में, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, गढ़ है, जहां के सांसद नितिन गडकरी हैं, जहां राज्य सरकार भाजपा की है, देवेंद्र फडणवीस जैसा ब्लू आइड पोस्टर बॉय उनका चीफ मिनिस्टर है, वहां बिना आरएसएस की मर्जी के कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में इतना बड़ा प्रदर्शन हो सकता था? कतई नहीं। तो निश्चित तौर पर गुजरात वर्सेस आरएसएस में चैप्टर 2 शुरू हो चुका है। बात सिर्फ वक्त की है, क्योंकि रात कोई भी हो, कितनी भी गहरी हो, कितनी भी लंबी हो, आखिर खत्म होती है। तो एक एक करके भाजपा के सारे मुख्यमंत्रियों के चेहरे फिर से देख लीजिए। पहला मौका जैसे ही मोदी जी को मिलेगा, अमित शाह को मिलेगा, आपके प्रदेश का सीएम बदला हुआ होगा। और ये इस दिवाली से पहले हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकाज न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।